2021 में देखते हैं कि सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कितने कितने प्रश्न पूछे गए। तो फिजिक्स का पहले हम देखते हैं। तो पहला इसमें प्रश्न है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस घनत्व मापन में होता है, यानी किसका घनत्व मापन में किया जाता है। तो वहाँ पे धुआं का मापन किया जाता है। देखिए, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग मेनली धुएं के घनत्व के मापन के लिए किया जाता है और इसे 1888 में पेरिस में, नाम आप थोड़ा याद रखिएगा, लॉ स्टेशन डी यानी SAD मशीन्स के कृषि इंजीनियरिंग मैक्सिमिलियन रिंगलमैन, इनका नाम था, एक फ्रांसीसी प्रोफेसर द्वारा ये विकसित किया गया था। इससे धुएं के आभासी घनत्व और अपारदर्शिता को मापा जाता है। किससे? रिंगलमैन स्केल से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा धुआं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो कैसे किया जाता है रक्त में शर्करा का सामान्यतः स्तर? तो वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो रक्त में शुगर का स्तर सामान्यतः मिलीग्राम प्रति लीटर में प्रदर्शित किया जाता है। रक्त शर्करा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कहते हैं। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो वो क्रूक्स ग्लास होता है। तो ये काटता है पराबैंगनी विकिरणों को। यह एक पारदर्शी सामग्री है। यह अनिवार्य रूप से अशीतित तरल यानी सुपर कोल्ड लिक्विड है। यह एक विशेष प्रकार का कांच है जिसमें सेरियम ऑक्साइड यानी CeO2 होता है। इसमें पराबैंगनी विकिरण का उच्च अवशोषण होता है। इसका उपयोग धूप के चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है। क्रूक्स ग्लास पराबैंगनी किरणों को काटता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो जाहिर सी बात है, धूल कण जो होते हैं वो प्रकाश को फैलाते हैं, उनका डिफ्यूजन करते हैं, उनका विसरण करते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण डस्ट पार्टिकल यानी धूल कण है। धूल के कणों के कारण वातावरण में प्रकाश का विसरण होता है। विसरण उच्च सांद्रता से के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र तक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है? तो विद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। तो होगी तो एक ही राशि। तो विद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, डिटेल इसका देखते हैं। इसका जो डेफिनेशन है, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। या किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदुवत धनावेश में संग्रहित विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होती है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है और विद्युत विभव की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? वोल्ट है। तो आप यहाँ पे देखा आपने कि 5 प्रश्न जो हैं ये फिजिक्स से पूछे गए इसमें। इसके बाद केमिस्ट्री से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए? तो पहला प्रश्न इसमें है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास। देखिए, किसी भी चीज़ की जब रिस्पायरेशन रेट आप घटा देते हैं तो वो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा वर्क करती हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है पूछा गया है। तो किसका नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो है नाइट्रोजन एक अवयव नहीं है। तो नाइट्रोजन क्लोरोफिल, RNA और DNA का एक आवश्यक अवयव, जबकि कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक अवयव नाइट्रोजन नहीं है। रासायनिक रूप में कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स होते हैं तथा स्वयं ये जलीय अपघटन के फलस्वरूप पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो न्यूट्रिनो पर शून्य आवेश होता है। न्यूट्रिनो एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार सन 1930 में पाउली ने किया था। न्यूट्रिनो द्रव्यमान और आवेश रहित मूल कण है। इस कण का प्रथम सैद्धांतिक आधार प्रसिद्ध भौतिकविद फर्मी ने सन 1934 में बतलाया। बिग बैंग के बाद जो बेहद आरंभिक न्यूट्रिनो पैदा हुए थे वे आज तक हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। सौर केंद्र में परमाणु संलयन की वजह से जो न्यूट्रिनो उत्पन्न हुए वे पृथ्वी के ऊपर घूमते रहते हैं। प्रति सेकंड लगभग 100 खरब न्यूट्रिनो सूर्य और अन्य पिंडों से उत्सर्जित होकर हमारे शरीर से टकराते हैं, लेकिन इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो न्यूट्रिनो में क्या है? शून्य आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडियोधर्मिता से रिलेटेड। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है और दूसरा है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जा सकता है। तो नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन के आधार पर हाइड्रोजन बम बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे केवल एक सही होगा, जाहिर सी बात है। तो रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं उनको रेडियो एक्टिव मटेरियल कहा जाता है। यह विकिरण अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण तथा इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है? तो LPG का जो मुख्य अवयव क्या है? वो ब्यूटेन होगा। तो LPG मतलब
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को मुख्यतः रसोई गैस के रूप में भी जाना जाता है। यह वस्तुतः कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। वर्तमान में एलपीजी का प्रयोग शीतलक के रूप में सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर क्रमशः आधिकारिक प्रयुक्त होने लगी है, क्योंकि इसके प्रयोग से ओजोन परत को कोई नुकसान नहीं होता है। तो 5 प्रश्न फिर केमिस्ट्री से पूछे गए। अब जीव विज्ञान में देखते हैं कितने प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न है इसमें, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण पानी निकलता है? तो वो निकलता है परासरण के कारण। तो खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाए तो उसमें परासरण की क्रिया के कारण पानी निकलता है। परासरण दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रक्रिया की विसरण क्रिया है जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं। यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें घोलक के अणु बिना किसी बाह्य ऊर्जा का प्रयोग के अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गति करते हैं। तो परासरण के बारे में ये सारी डिटेल थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो वो मोरेसी कुल के पौधों से। तो मोरेसी कुल के पौधों से टापा बनाया जाता है। मोरेसी सहतूत परिवार की लगभग 40 प्रजातियों तथा पर्णपाती या सदाबहार पेड़ों और झाड़ियों की लगभग 1000 प्रजातियों के समूह को कहते हैं। मोरेसी परिवार के पौधे में दूधिया लेरेक्स होता है और इसमें वैकल्पिक सी विपरीत पत्तियों और छोटे पंखील नर मादा फूल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, अभिकथन। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है और कारण है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है। तो जाहिर सी बात है सभी तो नहीं कर पाएगा वो, तो ये गलत हो जाएगा, आर सही होगा। तो विटामिन एक क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के रोगों से रक्षा तथा सामान्य वृद्धि के लिए अत्यावश्यक है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है। तो विटामिन डी और के, इसका भी आउटर सोर्स लेना पड़ता है हमें। विटामिन बी और सी ये वाटर सॉल्युबल है और ए डी के जो है ये फैट सॉल्युबल है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो विटामिन बी है और सी है ये पानी में घुलनशील है और विटामिन ए डी और के जो है ये वसा में घुलनशील है, फैट सॉल्युबल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा सही है पूछा गया है इसमें। तो विटामिन ए का स्रोत गाजर, पीली मक्का, विटामिन सी का स्रोत नींबू, विटामिन डी का स्रोत कार्ड मछली तेल और विटामिन B6 का स्रोत क्या है? धान का चोकर। इसमें से पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, होगा, छूट गया यहाँ पे। तो यहाँ पे नींबू और संतरा दोनों होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो यहाँ पे रेटिनॉल होगा जिसको हम विटामिन ए कहते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इस विटामिन की खोज एल्मर बी मैकुलम और मार्गोराइड डोकिस ने 1913 में की थी। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। यह विटामिन आँखों के वर्णक के रोडोप्सिन के लिए आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से रतौंधी और जीरोऑप्थेल्मिया, कुपोषण इत्यादि हो जाते हैं। कुछ डिटेल देख लेते हैं विटामिन और उनका रासायनिक नाम और उनकी कमी से रोग क्या क्या। तो B1 का नाम है राइबोफ्लेविन और त्वचा संबंधी रोग होगा। B7 का नाम है नियासिन, पेलाग्रा नामक रोग होगा। और B9 का मतलब होता है, इसका जो रासायनिक नाम है फोलिक एसिड और रक्तलपता होगा इसका वो। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट की उपस्थिति से। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम शिशुओं में होने वाली एक घातक बीमारी है जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm से अधिक होती है। इससे बच्चों के होंठ, शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। यह नाइट्रेट होमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती। ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन के वहन को कम करके रक्त के परिवहन की क्षमता को घटा देता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण इसका जो मुख्य कारण वही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो चेइलोसिस नामक रोग होता है राइबोफ्लेविन की कमी से। इस रोग में मुंह के एक या दोनों कोनों की ओर छोटी छोटी दरारें और जलन होती है। मुंह के कोनों पर इकट्ठा होने वाले थूक से बहुत से जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जिसे कोणीय ओष्ठशोथ यानी चेइलोसिस, इसका हिंदी ये है, होता है। नकली दांतों या मेट लगाने या मास्क पहनने से इस रोग का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो नींद की बीमारी जो है ये मच्छर वाहित नहीं, बाकी इसमें सारे मच्छर से होने वाले रोग हैं। निद्रा रोग जो है मच्छर वाहित रोग नहीं है। यह रोग परजीवी ड्रिप्नोसोमा ब्रुसाई गैम्बियस के कारण होता है। यह परजीवी मानव शरीर की एक मक्खी, जिसको सीसी मक्खी के नाम से भी जाना जाता है, काटने से पहुंचता है। इस रोग की शुरुआत में बुखार आता है, फिर बदन दर्द होता है और आगे चलकर शरीर संतुलन न होने से मानसिक भ्रम पैदा होता है और शरीर सुस्त पड़ जाता है। ठीक है, बाकी और जितने हैं वो मच्छर के काटने से होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है बाटुलिज्म। तो बाटुलिज्म का मतलब ये होता है भोज्य पदार्थ से होने वाला एक विषैलापन, उसको बाटुलिज्म कहा जाता है। बाटुलिज्म भोज्य पदार्थों से होने वाला एक विषैलापन है। बाटुलिज्म एक दुर्लभ और संभावित घातक बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु द्वारा निर्मित विष के कारण होती है। इस रोग की शुरुआत कमजोरी, धुंधली दृष्टि, थकान महसूस होता है और बोलने में परेशानी होती है। इसके बाद बाहों, छाती, मांसपेशियों और पैरों में कमजोरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, सारी डिटेल आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें से पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे सुमेलित है। सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल। और हड्डियों में उपस्थित कौन सा यौगिक होता है? तो वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। और दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल। और आमाशय में उपस्थित अम्ल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन सी दिया गया है नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पे ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है? तो एल्यूलाई है। तो एल्यूलाई वह जगह है जहाँ फेफड़े और रक्त सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करते हैं। हवा से श्वास लेने वाली एल्यूलाई रक्त में जाती है, फिर पूरे शरीर में ऊतक तक जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के ऊतकों से रक्त में यात्रा करती है और श्वास लेने के लिए एल्यूलाई में गुजरती है। तो नाव का क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण करता है? तो वो सहायक कली है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा, जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सहायक कली। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो 2021 के पेपर में 10 प्रश्न तो आ गए बायोलॉजी से, और इसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री से पूछे गए 5 प्रश्न, ये हो गए 15। और उसके बाद फिजिक्स से देखें तो यहाँ भी 5 प्रश्न पूछे गए, तो ये 20 प्रश्न हो गए। यानी 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर था वहाँ पे 20 प्रश्न पूछे गए पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिला के। ठीक है।